स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हाय एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज है 3 फरवरी और हम करने वाले हैं लाइव क्विज को अटेम्प्ट। जी हां, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको इस क्विज को करना कैसे है, लाइव कैसे अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर या फिर ऐप स्टोर पर एप्पल में जाकर डाउनलोड करनी है स्टडी IQ की ऐप। और जब आप इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे दोस्तों, तब जाकर आप एक फीड सेक्शन आपको नीचे दिखेगा, उस फीड सेक्शन में आप जाएंगे, इस ऐप को नो क्विज के सेक्शन को चूज करेंगे और जो आज का क्विज है उसको अटेम्प्ट करना शुरू करेंगे। यहां पर मैं आपको दिखा दूं, ये आपके सामने ऐप है। आपको इस ऐप के अंदर ये फीड सेक्शन आपको यहां दिखता होगा, नीचे बिल्कुल मिडिल में सेंटर में आपको ये दिखता होगा, उसको क्लिक करना है। उसके बाद क्विजेस वाले सेक्शन में जाना है और लाइव क्विज पर क्लिक कर देना है और उसको करना शुरू करना है। तो दोस्तों, विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट द क्लास। लेकिन शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी दरख्वास्त ये है, रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज इस क्लास को लाइक जरूर दें। आपके लाइक्स हमारे लिए मोटिवेशन है, सो दैट हम आपके लिए एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट लेकर आते रहें। सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू ऑल लाइक द वीडियो। ये बात ध्यान से सुनिएगा। चलिए, तो पहले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, पढ़ के बताइए। अच्छा, कल के फीडबैक से मुझे पता चला कि आपको ब्लैक कलर का जो बैकग्राउंड है उसमें कुछ इश्यूज थे, इसलिए मैंने आज जो क्वेश्चंस का बैकग्राउंड है उसको व्हाइट कर दिया दोबारा से। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू द आर्कटिक काउंसिल। इट इज अ हाई लेवल इंटरगवर्नमेंटल फोरम टू प्रमोट कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑफ द आर्कटिक। तो बड़ी जेनरिक सी स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। इंडिया एंजॉयज अ परमानेंट स्टेटस इन द आर्कटिक काउंसिल। देखिए, इंडिया एक आर्कटिक कंट्री नहीं है, हम नॉर्थ पोल के पास नहीं है। तो इंडिया इज नॉट अ परमानेंट मेंबर बट इज अ ऑब्जर्वर। यानी कि हम आर्कटिक काउंसिल की मीटिंग को अटेंड तो कर सकते हैं बट वी कैन नॉट वोट इन द मीटिंग। तो हम ऑब्जर्वर बने थे 2013 में, ये बात भी आप याद रख लीजिए। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। एंड द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज विच इंडियाज एंगेजमेंट विद आर्कटिक डेट बैक्स टू 1920। जी हाँ, ब्रिटिशर्स की वजह से वी डिड अ वेरी गुड यू नो थिंग, नो इश्यूज। तो 1 and 3 इज द आंसर। आंसर इसका क्वेश्चन का सी है। जी हाँ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, द आंसर इज सी। द आंसर इज सी। तो ये बात याद रखिएगा। तो देखिए, आपको फीड में जाना है। मैंने आपको बताया था फीड में आपको जाना है। मैं आपको यहां दिखा देता हूं, ये आपके सामने स्टडी IQ की ऐप देखने को आपको मिलती है। और फीड में जाकर आपको यहां पर आप जाएंगे तो आपको दिखेगा क्विजेस। क्विजेस को क्लिक करना है आपको। जैसे आप क्विज को क्लिक करेंगे तो आज का क्विज आपको यहां दिख रहा है, इसको स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देना है। स्टार्ट कर दीजिए और अपना जो आंसर है दैट वाज सी ना, तो इसको सेव कर दीजिए। सेव एंड नेक्स्ट आप करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा, उपस्थित हो जाएगा। तो चलिए इसको हाइड करते हैं फ्लोटिंग विंडो को एंड आगे बढ़ते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं 1986 में आर्कटिक काउंसिल बनी थी एंड ऑल द मेंबर्स यहां पर मैंने दिए हुए हैं। इंडिया ऑब्जर्वर है, ये भी आपको दिखाया हुआ है। दोस्तों, शुरू करने से पहले सेकंड क्वेश्चन को मैं आपको बता दूं कि देखिए, स्टडी IQ की तरफ से अगर आप चाहते हैं कि आप क्लियर करें प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को 2024 के, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है MCQ प्रैक्टिस। और MCQ प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास है UPSC लेवल के डिसिप्लिन बेस्ड टेस्ट्स। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 3299 में आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं, इस टेस्ट सीरीज में बेसिकली एनरोल कर सकते हैं। यूज द कोड RT Live। तो अगर 2024 को टारगेट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको एक कोहेरेंस तरीके से तैयारी करवाई जाए कमिंग प्रीलिम्स की, तो आप SIP सक्सेस इन प्रीलिम्स बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग माय कोड आर्ट लाइव। इसके अलावा दोस्तों, इफ यू थिंक दैट 2025 इज योर ईयर, तो गाइज वी हैव द GS फाउंडेशन P2I यानी कि प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच फॉर यू। यूज द कोड RT लाइव। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। द सेकंड क्वेश्चन सेज which of the following are included in the directive principle of state policies, DPSPs। तो देखिए, यूनिफॉर्म जस्टिस, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड तो ऑफ कोर्स है ही। एंड इट इज आई थिंक आर्टिकल 39A। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट इन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज आर्टिकल 48A, ये पता होना चाहिए। स्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्राम पंचायत इज आर्टिकल 41। आई होप आई एम राइट, सॉरी इट वाज आर्टिकल 40। तो आप देख सकते हैं सारी DPSPs की लिस्ट यहां पर दी गई है। एंड प्रमोशन ऑफ कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। कोऑपरेटिव्स है ऑफ कोर्स।
तो ये गलत है, ये 3 स्टेटमेंट सही हैं। द आंसर इज सी, आंसर इज सी। फाइन, तो आप इसको मार्क कर दीजिए, आंसर, योर आंसर इज सी। फाइन, तो यहां पर जब आप आएंगे इस ऐप में तो यू कैन क्लिक सी एंड नेक्स्ट। ठीक है, अब आपको थर्ड क्वेश्चन यहां पर दिखाई दे रहा है, तो आइए थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन सेज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सील्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। दोस्तों ये जो सील्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट थी हड़प्पन सिविलाइजेशन में। तो बात करते हैं कि ये सील्स कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए यूज होती थी और कम्युनिकेशन के लिए यूज होती थी। बिल्कुल ठीक बात है। और इनमें आपको मैथमेटिकल इमेजेस भी देखने को मिलती थी, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। इसका भी आंसर सी है दोस्तों। देखिए ये सील्स आपको दिखती है, यहाँ पर आपको मैथमेटिकल इमेजेस देखने को मिल रही हैं। ये जो सिंबल्स हैं, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पत्तियां हैं। दीज ट्राइंगल्स एज यू कैन सी, दीज चक्रास दैट यू सी, दिस सर्कुलर। तो ये मैथमेटिकल सिंबल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं सील में। यस, दैट इज डेफिनेटली ट्रू। तो इसलिए आंसर इस क्वेश्चन का सी हो जाता है। तो अगेन गाइस मैं आपको स्टडी IQ की ऐप दिखाता हूं। आपके सामने स्टडी IQ की ऐप है, सी करिएगा, सेव एंड नेक्स्ट करिएगा, और उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित हो जाएगा। तो फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं। विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन एक्सचेंज सेल बाय स्वैप एग्रीमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अंडर फॉरेक्स सेल बाय स्वैप एग्रीमेंट आरबीआई विल गिव डॉलर्स एंड बैंक्स विल गिव रुपीज टू आरबीआई। ये बिल्कुल ठीक बात है दोस्तों। जो एग्रीमेंट होते हैं, स्वैप एग्रीमेंट, जो आरबीआई है वो बेसिकली आज 2 बिलियन रुपीस, 2 बिलियन यूएस डॉलर्स तक का स्वैप एग्रीमेंट साइन कर सकता है। और इस केस में होता यह है कि पहले आरबीआई डॉलर्स देता है, और रुपीस ले लेता है, या फिर जो भी करेंसी है वो ले लेता है, और उसके कुछ समय बाद वापस से जो डॉलर्स दिए हैं उनको वापस लेता है और उस करेंसी को वापस कर देता है। सो इससे क्या होता है कि जो करेंसी है वो स्टेबलाइज हो जाती है। खास रूप से बांग्लादेश के साथ, श्रीलंका के साथ हम ये एग्रीमेंट्स करते रहते हैं। एंड इसकी वजह से जो हमारा डॉलर है, जो हमारा रुपी है, अगेंस्ट द डॉलर वो एप्रिशिएट होता है, ना कि डेप्रिशिएट। तो इसलिए स्टेटमेंट नंबर 2 गलत है। फर्स्ट इज राइट, आंसर इज ए। तो अगेन गाइस आप देख सकते हैं, आप जाएंगे, क्लिक करेंगे ऐप पर, एंड यहां पर ए पर क्लिक कर दीजिएगा, सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा, एंड यू विल बी ऑन टू दी क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, देख सकते हैं। ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सिस्टम, हिस्ट्री से क्वेश्चन है। चलिए, एग्रीकल्चर लैंड बिकम अ कमोडिटी। देखिए ब्रिटिशर्स के से पहले जो एग्रीकल्चरल लैंड थी वो कम्युनिटी ओन्ड थी, ऐसा कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं, बाय द वे विलेज ओन्ड थी आप कह सकते हैं, विच लेड टू इट्स परचेज एंड सेल। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। द लैंड बिकम अ कमोडिटी, फार्मर अडॉप्टेड कैश क्रॉप्स, डेफिनेटली गाइस, इंडिगो, कॉटन, गन्ना, लोन डिसबर्सल टू फार्मर्स लेबरर्स वर हु वर इनकैपेबल। जी हाँ दोस्तों, बंधुआ मजदूरी जो है वो इसी टाइम पर शुरू हुई थी मोस्ट प्रॉब्ली, पर उससे पहले भी थी हिस्ट्री के हिसाब से, बट दिस इज राइट, नो इश्यूज। आंसर इज डी ऑफ कोर्स। तो आपको अपनी ऐप में आना है, इसको अनहाइड करना है इस तरह से। यू हैव टू कम टू द ऐप एंड सेलेक्ट द आंसर डी, सेव एंड नेक्स्ट आपको कर देना है। अच्छा जी, सिक्स्थ क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। लेट्स सी हु आंसर्स इट करेक्टली। महाराष्ट्र इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। नहीं भैया, इट इज यूपी, उत्तर प्रदेश। तराई एरियाज दोस्तों यूपी का अपने गन्ने के लिए जाना जाता है। ऑल दो जो महाराष्ट्र के गन्ने हैं वो ट्रॉपिकल टाइप के हैं, वहां पर गन्ने के अंदर सुक्रोज कंटेंट ज्यादा होता है महाराष्ट्र के गन्ने में। बट गाइस यूपी में एरिया बहुत है, पूरा तेराई बेल्ट है, नदियों के साथ साथ खादर वाली जमीन है जहां पर गन्ने की खेती होती है। Fair and remunerative price FRP is the minimum price declared by the state government. नहीं देखिए, FRP is declared by central government, not the state government, at which sugar cane is to be purchased by sugar mills. देखिए जब सेंट्रल गवर्नमेंट FRP को अनाउंस करती है गन्ने के लिए, देखिए आपको ये बात पता ही होगी कि जो गन्ना है इट डज नॉट कम अंडर MSP। गेहूं हो गया, चावल हो गया, इट कम्स अंडर MSP, दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको CACP यानी कि कमीशन ऑफ एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, CACP डिक्लेयर करती है। लेकिन FRP को सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है जस्ट लाइक MSP। लेकिन गाइज FRP के डिक्लेयर होने के बाद
स्टेट गवर्नमेंट भी अपने प्राइसेस को डिक्लेयर करती है गन्ने के लिए, जो नॉर्मली एफआरपी से ऊपर होते हैं, एंड दैट इज नोन एज SAPs, यानी कि स्टेट एडवाइजरी प्राइसेस। Hence guys, statement 1 is wrong. FRP is minimum price declared by. 2 is wrong. Answer should be D. आंसर क्या होगा दोस्तों? होगा D. तो यहां पर यू कैन कम टू द स्टडी IQ ऐप गाइस, मैं आपको दिखा रहा हूं, साथ साथ में D को सिलेक्ट कर लो एक बार और सेव एंड नेक्स्ट यहां पर आप कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाई क्लाउड और आर हाई क्लाउड्स। तो पहले समझते हैं कि भाई ये हाई क्लाउड्स क्या होते हैं। देखिएगा, जब आप अर्थ के सरफेस से मेजर करते हैं ऑल्टीट्यूड को, तो सबसे पहले 2000 मीटर्स या उससे नीचे के क्लाउड्स लो क्लाउड्स होते हैं। ठीक है, 6000 मीटर्स तक के क्लाउड्स जो हैं ये आपके मिडिल क्लाउड्स होते हैं, और जिन भी क्लाउड्स के नाम में आपको ऑल्टो लगा हुआ दिख जाए वो मिडिल क्लाउड्स हैं, और उसके ऊपर के जो क्लाउड्स हैं 6000 मीटर्स एंड अबव, दे आर हाई क्लाउड्स बेसिकली। और यहां पर इनके नाम में आपको साइरो या साइरस देखने को मिलता है। साइरोस्ट्रैटस, साइरोक्यूमुलस या फिर सिंपली साइरस। तो हाई क्लाउड्स कौन से हैं, आइए देखो साइरो कहां कहां लगा हुआ है वर्ड देख लेते हैं जी। तो फर्स्ट इज साइरोस्ट्रैटस, तो ये तो है डेफिनेटली फॉर श्योर है। स्ट्रैटोक्यूमुलस नहीं है, ठीक है। ऑल्टोस्ट्रैटस इज अ मिडिल क्लाउड, सो गाइज ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। हेंस द आंसर शुड बी ए। आंसर है ए आपका। तो आप जाएंगे अपने विंडो में, ऐप में, और सेलेक्ट करेंगे ए को और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। तो काफी आसान ये क्वेश्चन यहां पर है। 7th क्वेश्चन के बाद आते हैं दोस्तों आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। आइए, तो क्वेश्चन बात करता है, मैं इसको हाइड कर देता हूं क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 की। It attempted to reduce the power of Supreme Court and the High Courts. जी हाँ दोस्तों, that was true to some sense. देखिए, जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, उसमें इतने सारे प्रोविजंस थे कि उसको इंडिया का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने इसको, जी हाँ, निकाला था, इस एक्ट को निकाला था। इट गेव a constitutional sanctity to the autonomous district council in त्रिपुरा। नहीं, ये गलत है। देखिए, त्रिपुरा, मेघालय, असम, AMMT और मिजोरम, मैं आपको बता देता हूं, AMMT असम, मिजोरम, मेघालय एंड त्रिपुरा, इन 4 स्टेट्स के अंदर 6th शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो एप्लीकेबल है, जो 49th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1984 से ऐड किया गया था, यहां के ट्राइबल एरियाज को एडमिनिस्टर करने के लिए। इसके ऊपर मैंने कल भी एक क्वेश्चन करवाया था बाय द वे। हेंस गाइज, स्टेटमेंट नंबर 2 इज रॉन्ग, इज वेरी रॉन्ग। तो यहां पर आप इजीली इसको यहां से हटा सकते हैं और इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं। इट मेड प्रेसिडेंट बाउंड टू दी एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। जी हाँ, ये एक और इशू था, आपको पता है, इंदिरा गांधी ने प्रेसिडेंट को बाउंड कर दिया था, और ये भी बिल्कुल परफेक्ट स्टेटमेंट आपकी है। तो गाइज, आंसर इज C 1 and 3। तो आप अपनी ऐप में आइएगा और अपनी ऐप में आकर यू कैन 1 and 3 को सिलेक्ट कर सकते हैं एंड सेव एंड सबमिट कर सकते हैं। मैं सबमिट करूंगा तो मुझे पूरा रिजल्ट मेरा दिख जाएगा। ऑफकोर्स मैंने पेपर खुद बनाया है, खुद सेट किया है, तो मेरी जो रैंक है वो ऑफकोर्स अच्छी रहेगी, यहाँ पर टॉप पे रहेगी। एंड ऑल्सो आज हमारा जो क्वेश्चंस थे वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, बट गाइज आप देख सकते हैं कि परसेंटाइल इज क्वाइट हाई माइन, बट लोगों की नहीं है। तो दीज क्वेश्चंस आर क्वाइट डिफिकल्ट। अगर आप ये कर पा रहे हैं आज, फिर भी मैं बोलूँगा मॉडरेट है। मैं नॉर्मली बहुत टफ डिफिकल्ट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बनाता हूँ, ठीक है, सो दैट आप ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार ना हो। फाइन। सो गाइज, विद दैट थिंग इन माइंड आज के सेशन को खत्म करते हैं। आज वैसे ही सैटरडे है दोस्तों, कल मैं पूरा रिवाइज करवाऊंगा आपको जितने भी हमने इस वीक में MCQs किए हैं। लेकिन जाने से पहले आपको बता दूं कि इट इज इंपॉर्टेंट
कि आप ये समझ लें कि प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस इज एट मोस्ट इंपॉर्टेंट। और डिसिप्लिन बेस्ड टेस्ट सीरीज जो हम लॉन्च कर चुके हैं आप लोगों के लिए, उसमें एनरोल करने के लिए यू कैन यूज माई कोड RT Live। तो इसके अलावा आप बुक्स को भी ऑर्डर कर सकते हैं, बुक्स सेक्शन भी हमारी ऐप में आपको अवेलेबल होता है। तो गाइज विद दैट थिंग इन माइंड, बाय, टेक केयर, एंड आई एम गोइंग टू सी यू वेरी वेरी सून इन द नेक्स्ट वन। एंड वेलकम, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। जी हां, आप सभी का स्वागत है स्टडी IQ IAS के इस प्लेटफॉर्म पर। हम आज बात करने वाले हैं लाइव क्विज। जी हां दोस्तों, लाइव क्विज की। और इस क्विज को आप मेरे साथ साथ दे सकते हैं स्टडी IQ की ऐप पर। आपको स्टडी IQ की ऐप को इंस्टॉल करना है दोस्तों। और जैसे आप इंस्टॉल करते हैं तो बॉटम बार में एकदम मिडिल में आपको फीड वाला सेक्शन देखने को मिलेगा। जब आप फीड के सेक्शन को क्लिक करेंगे तो आपको उसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे, और उसमें से थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको क्विज वाला सेक्शन दिखेगा, और उसमें 7th of January का क्विज आपको देखने को मिलेगा, जिसमें 10 क्वेश्चंस हैं। और उन्हीं 10 क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे, उनके सॉल्यूशंस देखेंगे, और लाइव इफ यू वांट वी कैन डू दैट माय डियर फ्रेंड्स, इट्स अप टू यू। तो चलिए, बिफोर telling you about the courses of study IQ, let's first do one question. क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द scheduled caste and scheduled tribes in India. Article 330 and Article 332 provides for reservation of seats in the Lok Sabha and state legislative assemblies. बताइए, is it right or not? Tell me guys. देखिए, आर्टिकल 330 की जब मैं बात करता हूं तो आर्टिकल 330 प्रोवाइड्स रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा फॉर SCs and STs, और आर्टिकल 332 प्रोवाइड्स रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन SLA यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टेटमेंट 1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। स्टेटमेंट 2, आर्टिकल 19 का 4 डील्स विद द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ऑफ SCs and STs इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। नहीं दोस्तों, आर्टिकल 19 का 4 नहीं 5 बात करता है। 19 का पॉइंट 5 बात करता है reservation of seats, not 4. Hence, this statement is wrong. And guys, the answer should be A. तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपका A होना चाहिए। That is quite important. Please do understand this thing. देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्लीज गाइज डू गिव अ लाइक टू दिस वीडियो। आज थोड़ा फॉर्मेट अलग है, आपको लाइव ऐप आज नहीं दिख रही है। That is because of some reasons. लेकिन डेली आपको लाइव ऐप दिखती है on this side of the screen, and that will continue from tomorrow onwards. लेकिन दोस्तों, आपको पहले यह बता दूं मैं कि देखिए, प्रीलिम्स को अब 107 डेज का समय बचा है। 107 दिन बचे हैं प्रीलिम्स के लिए। और आज सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी प्रीलिम्स के लिए यह है कि आप लोग डेली बेसिस पर MCQ प्रैक्टिस करें, और उसके लिए डिसिप्लिन तरीके से मॉक टेस्ट देना जरूरी है। और इसीलिए दोस्तों हमने आपके लिए लॉन्च करा है DBT यानी कि डिसिप्लिन बेस्ड टेस्ट सीरीज, जिसको आप स्टडी IQ की ऐप पर जाकर जी हां एनरोल कर सकते हैं। दोस्तों, डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड RT Live। देखिए, मार्केट में बहुत सारी टेस्ट सीरीज हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि आप कौन सी टेस्ट सीरीज पर ट्रस्ट करके उसमें प्रैक्टिस करते हैं। एंड आई कैन गारंटी यू, और दोस्तों हमारी क्लास के अंदर जो क्वेश्चंस की क्वालिटी है उसको देखकर आप ये बता सकते हैं कि UPSC के जो क्वेश्चंस का लेवल है वो हमने मैच किया है माय डियर फ्रेंड्स इन दी DBT डिसिप्लिन बेस्ड टेस्ट सीरीज। जी हाँ, तो गाइस गो अहेड एंड एनरोल इन दैट, इट्स क्वाइट गुड, इट्स क्वाइट ऑसम। अच्छा, नेक्स्ट यार बात करते हैं हम लोग, वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ। नेक्स्ट इज, आइए क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस थ्रू विच द अर्थ फॉर्मिंग मटेरियल सेपरेटेड इनटू डिफरेंट लेयर्स। बताइए। देखिए,
गाइस, जब इनिशियली अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ की फॉर्मेशन हुई थी, जब अर्थ की फॉर्मेशन हुई थी अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, तो उस टाइम पे अर्थ एक प्लास्टिक स्टेट में थी. इट वॉज नॉट टोटली सॉलिड. एंड स्लोली एज द अर्थ कूल्ड डाउन, तो अर्थ के ऊपर वॉल्केनिक एक्टिविटी काफी इंक्रीज हो गई थी और बहुत सारी वॉल्केनिक गैसेस जो थी उन्होंने अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्रिएट किया था. और इस प्रोसेस में बहुत सारी गैसेस बाहर निकल कर आई थी. स्पेसिफिकली देयर वर 3 गैसेस. फर्स्ट वाज वाटर वेपर, द सेकंड वाज कार्बन डाइऑक्साइड एंड द थर्ड गैस वाज अमोनिया, दैट इज NH3. और इस प्रोसेस को कहा गया डी गैसिंग. क्या बोला गया? डी गैसिंग. फाइन. तो यहां पर जो डी गैसिंग है, डी ऑप्शन ये नहीं है, बिकॉज दिस इज द डी गैसिंग जिससे अर्थ का एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ है. वहीं सॉलिडिफिकेशन इज द प्रोसेस वेयर अर्थ सॉलिडिफाइड इनटू अ सॉलिड क्रस्ट, सॉलिड मेंटल एंड लिक्विड कोर एंड द इनर सॉलिड कोर. तो ये भी नहीं है. क्रस्ट फॉर्मेशन कैसे हुई आपको पता है, उस पे एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक दोनों टाइप की फोर्सेस लग रही हैं. सो दिस इज ऑल्सो नॉट द आंसर. एंड गाइस, द आंसर इज डिफरेंशिएशन. आंसर इज ए. जैसे जैसे अर्थ ठंडी हुई गाइस, वैसे वैसे ग्रेविटी की वजह से हेवियर मटेरियल वाज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द कोर एंड लाइटर मटेरियल इट वेंट टुवर्ड्स द क्रस्ट. तो जैसे जैसे आप अर्थ के अंदर जाते हैं, द डेंसिटी इंक्रीजेस एंड द प्रोसेस बाय विच दिस लेयर्ड स्ट्रक्चर वाज क्रिएटेड इज नोन एज डिफरेंशिएशन. सो आंसर का इसका ए हो जाता है. इसका आंसर इज ए. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पे. आइए बात करते हैं. सो द क्वेश्चन नंबर 3 टॉक्स अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 वाज इनैक्टेड इन इंडिया टू प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन. बिल्कुल ठीक बात है यार, आपको पता है. तो ये लक्ष्मीकांत जब आप खोलेंगे तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है. 2 सेक्शन हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का और एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का. और ये बात डेफिनेटली क्लियर है, आपको पता होना चाहिए. अच्छा, आर्टिकल 14 जो बात करता है किस चीज की? इक्वालिटी की. इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की. और आर्टिकल नंबर 21 जो बात करता है राइट टू लाइफ की, जो कि वन ऑफ द वाइडेस्ट, वन ऑफ द ब्रॉडेस्ट आर्टिकल है. सो ऑफ कोर्स दे हैव एनलार्ज्ड द मीनिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया. हेंस बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. द आंसर शुड बी सी. आंसर क्या है दोस्तों? आंसर इसका सी होना चाहिए. इट इज सी. अच्छा, वेरी गुड. नेक्स्ट दोस्तों आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे. क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, विद रेफरेंस टू द लेजिस्लेशंस इन मॉडर्न इंडिया रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, बात करते हैं. द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट्री एक्ट रिगार्डिंग द कंपनीज अफेयर वाज द रेगुलेटिंग एक्ट. जी हाँ दोस्तों, देखिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वाज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन जिसने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कंपोजिशन में बहुत सारे चेंजेस किए थे. एंड हेंस दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली राइट. ये सही स्टेटमेंट है. स्टेटमेंट 2 बात करते हैं, ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी इन इंडिया वाज एंडेड विद द पिट्स इंडिया एक्ट. नहीं यार, देखिए जो कमी रह गई थी 1773 के एक्ट में, उसको ठीक किया गया इन द पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784. लेकिन गाइज जो ट्रेड मोनोपोली थी, आपको पता होना चाहिए, इट वाज टोटली एंडेड इन द चार्टर एक्ट ऑफ 1833. Yes or no? Hence statement 2 is wrong. Your answer should be A. Your answer should be A. So A is the answer. Good. Of question number 4. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट यार आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर. With reference to the non-renewable sources, consider the following statement. अच्छा, चलिए बात करते हैं. कोल इज अ सॉलिड फॉसिल फ्यूल. कोयला जो है वो सॉलिड होता है, ऑफ कोर्स आप सभी लोगों ने देखा होगा. एंड अ सेडिमेंट्री रॉक कंपोज्ड ऑफ प्राइमरीली ऑफ कार्बन. देखिए जब हम सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करते हैं तो सेडिमेंट्री रॉक्स आर ऑफ 3 टाइप्स. द फर्स्ट इज दैट आर मैकेनिकली फॉर्म्ड.
जैसे कि सैंडस्टोन, भाई लाल किला रेड सैंडस्टोन का बना है, राम मंदिर का जो आउटर शेल है, जो आउटर उसकी बाउंड्री है, वो रेड स्टोन सैंडस्टोन की बन रही है. दैट इज अ सेडिमेंट्री रॉक ऑफ कोर्स, एंड दैट इट इज मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक. सेकंड होता है दोस्तों केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक, जो केमिकल प्रोसेस से बनते हैं, जैसे कि रॉक सॉल्ट. ठीक है, प्रेसिपिटेशन से बना है रॉक सॉल्ट, प्रेसिपिटेट है बेसिकली. और थर्ड होते हैं बायोलॉजिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक, जैसे कि चॉक. चॉक एक एग्जांपल है बायोलॉजिकली फॉर्म्ड, ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड की. और जो कोल है, इट इज ऑल्सो गाइज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ biologically formed sedimentary rock. Hence statement 1 is absolutely right. अब अगर कोल के ऊपर you put continued pressure and heat from the earth changes lignite into anthracite. नहीं यार, it changes into, पहले lignite है, it changes into bituminous coal and then bituminous coal के ऊपर और pressure पड़ता है और उसकी होती है तो it converts into anthracite coal. एंथ्रासाइट कोल के अंदर कार्बन कंटेंट 90% से अबव होता है. एंड गाइस एंथ्रासाइट इज द मोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कोल एंड इट इज आल्सो यूज्ड फॉर कोकिंग. आयरन जब आप क्रिएट करते हैं, लोहा बनता है, तो उसमें कोकिंग एक प्रोसेस होता है, उसके अंदर एंथ्रासाइट यूज होता है. हेंस स्टेटमेंट 2 इज एब्सोल्युटली रबिश. स्टेटमेंट 1 इज राइट. आंसर मस्ट बी ए. गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 पर बात करते हैं इस क्वेश्चन की. Consider the following statement related to the biodiversity conservation. The government of India have signed CBD यानी कि Convention of Biodiversity at Earth Summit held in Rio de Janeiro, Brazil in June 1992. ये है 1. सही है, एकदम परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. स्टेटमेंट 1 इज राइट. देखिए 1960s 70s के बाद से जब जनरल पॉपुलेशन में एनवायरमेंट को लेकर अवेयरनेस जागी, तो उसका प्रीकोलेशन 1992 में हमें देखने को मिला, जब ब्राजील की रियो डी जेनेरियो में हुआ अर्थ समिट. दोस्तों जो अर्थ समिट था, इसको रियो समिट भी कहते हैं. इसका असली नाम था, क्या नाम था बताइए? हु कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स? कैन यू टेल मी व्हाट वाज इट्स नेम? वेरी इंपॉर्टेंट समिट गाइस दैट हैपेंड. रियो समिट, अर्थ समिट. इट वाज यूनाइटेड नेशंस, सॉरी क्या हो गया, चल क्यों नहीं रहा पेन? चलिए नहीं रहा. यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED. ठीक है, और UNCED के 6 मेजर आउटकम्स थे. देयर वर 6 major outcomes of UNCED. The first was United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC. The second outcome was United Nations Convention on Biodiversity, यानी कि UNCBD. And my dear friends, the third one is UNCCD, Convention to Combat Desertification. There were 3 major outcomes of this. So statement 1 right here. Statement 2 की बात करते हैं. To protect, preserve and propagate the variety of species with natural boundaries, Government of India passed Wildlife Protection Act in 1972. ये भी बिल्कुल ठीक बात है यार. No issues here. Answer should be C. Answer should be C. It is quite important. अच्छा, आइए बात करते हैं आगे 7th क्वेश्चन की. 7th क्वेश्चन बात करता है नीति आयोग की. देखिए जब मोदी सरकार 2014 में आई तो सोशलिस्ट एरा खत्म हो गया बिल्कुल. सोशलिस्ट एरा का जो रेमिनेंट था प्लानिंग कमीशन, उसको रिप्लेस किया गया नीति आयोग से. प्लानिंग कमीशन, जी हां, फर्स्ट स्टेटमेंट पे जो लिखा हुआ है वो काम करता था, यानी कि इट एलोकेटेड फंड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स दैट इज अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट. सो प्लानिंग कमीशन को एबॉलिश किया गया, लेकिन नीति आयोग का काम ये नहीं था गाइस. सो हेंस दिस स्टेटमेंट इज टोटली रॉन्ग. It acts as the nodal agency. It acts as the nodal agency for bringing sustainable development goals. ये बिल्कुल ठीक बात है भाई. It is very important and it publishes Financial Inclusion Index. देखिए Financial Inclusion Index is published by RBI, not by नीति आयोग, but by RBI.
CI. Hence, this is also wrong. Answer should be B. 7th क्वेश्चन काफी आसान था यार. You should have known everything. अच्छा, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं. Consider the following statement about the Constitution. Citizens of India have complete freedom and given the dignity of existence as a nation in the international community. Then it defines fraternity, the value of Indian Constitution. नहीं, देखिए, fraternity is what? Is basically sense of brotherhood. और गाइस हमारे प्रियम्बल में कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेटर्निटी इज द वर्ड दैट इज बेसिकली यूज्ड. JLEF, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. JLEF, दीज 4 मेजर वर्ड्स आर यूज्ड. तो स्टेटमेंट 1 तो यार इसलिए गलत हो जाती है. स्टेटमेंट 2 बात करती है फ्रेटर्निटी गिव्स द मीनिंग टू अदर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज सच एज इक्वालिटी, लिबर्टी एंड जस्टिस. यार ब्रदरहुड कहां से दे रहा है? नहीं. सो हेंस द आंसर इज डी. सही डेफिनेशन नहीं है फ्रेटर्निटी की किसी में भी. अच्छा, इसको के बाद आते हैं दोस्तों 9th क्वेश्चन पर. फिस्कल परफॉर्मेंस इंडेक्स बिल्कुल स्टैटिक क्वेश्चन है. आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता. इज रिलीज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? बताइए. देखिए, फिस्कल परफॉर्मेंस इंडेक्स ऑफ कोर्स इंडेक्स है, इंडिया की बात करेगा, वर्ल्ड बैंक तो हो नहीं सकता, और फिनमिन तो ऐसा काम करता नहीं कोई भी इंडेक्स. तो इट कुड बी RBI और इट कुड बी CII. द आंसर गाइज इज बेसिकली CII, नॉट RBI. तो आंसर इज बेसिकली B. आंसर इज बेसिकली B एज यू कैन सी. अच्छा, सीधा 1 वर्ड क्वेश्चन था. नेक्स्ट यार बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन नंबर 10 की. द सब्सटैंशियल राइज इन द मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि MSP of the selected crops may lead to which of the following consequence? देखिए, CACP under Ministry of Agriculture, Commission on Agricultural Prices, CACP, वो डिसाइड करती है हर एक सीजन का MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस. एक्सेप्ट शुगर केन. जो शुगर केन है उसका FRP होता है, याद रखिएगा, FRP. और SAC स्टेट डिक्लेयर करता है शुगर केन का प्राइस. तो अगर MSP डिक्लेयर किया जाता है किसी क्रॉप के लिए तो उसका क्या इफेक्ट होगा ये देखते हैं. क्रॉपिंग पैटर्न इन सम एरियाज मे बी ऑल्टर्ड. बिल्कुल ठीक बात है. नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर राइस वॉज नॉट अ इंपॉर्टेंट क्रॉप, लेकिन जब से राइस के लिए MSP मिलना शुरू हुआ तो लेस रिस्क पर फार्मर्स ने यहां पर इरिगेशन की मदद से, हायर इनपुट्स की वजह से they started to grow rice. Yes or no? In northwest India जहां इतनी बारिश नहीं होती. So क्रॉपिंग पैटर्न तो डेफिनेटली चेंज हो रहा है. आज इंडिया ऑयल सीड्स और पल्सेस के लिए इंपोर्ट करना पड़ रहा है हमें. वाई? बिकॉज जो ट्रेडिशनल एरियाज थे पल्सेस के और ऑयल सीड्स के, राइस हैज ओवरटेकन दोज एरियाज, और अदर क्रॉप्स दैट इज गेटिंग MSP हैज ओवरटेकन दोज एरियाज. सो क्रॉपिंग पैटर्न डेफिनेटली चेंज होगा गाइस. और जब MSP अनाउंस होगा तो गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा. अगर गवर्नमेंट एक्स्ट्रा पैसा खर्च करेगी तो फिस्कल डेफिसिट शुड इंक्रीज नॉट डिक्रीज. सो स्टेटमेंट 2 इज हेंस रॉन्ग. और इंक्रीज इन प्रोडक्शन, ऑफ कोर्स अब MSP होगा, ज्यादा लोग उसको उगाएंगे तो प्रोडक्शन भी उस क्रॉप की इंक्रीज होगी ही होगी. तो 1 and 3 इज द आंसर. आंसर इज B. ठीक है, आ रही बात समझ? अच्छा, तो यार ये बात इंपॉर्टेंट है और ये क्लास होती है आज खत्म गाइस. कल कुछ इश्यूज आ गए थे क्लास में, तो वो वाली क्लास आज हुई है गाइस, एंड कल से हम अगेन कंटिन्यू करेंगे एट द सेम टाइम 3:30. सो गाइस आई होप कि आपको क्लास में मजा आया होगा. यूज द कोड RTLive एंड गाइस DBT डिसिप्लिन बेस्ड टेस्ट सीरीज फटाफट से ज्वाइन कर लो. इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रैक्टिस एंड फॉर योर डिसिप्लिन. विद दैट थिंग इन माइंड, स्टडी IQ IAS. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहन त्यागी और आज आपके समक्ष मैं लेकर आया हूं एक और बेहतरीन सेशन ऑफ लाइव क्विज. जी हां दोस्तों, आज है 10th of February एंड आज से आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए सिर्फ 105 दिन बचे हैं. दोस्तों अगर मैं कहूं कि 104 दिन बचे हैं क्योंकि आज का दिन आधे से ज्यादा निकल चुका है तो मैं गलत नहीं हूंगा.
तो गाइज ये बहुत हाई टाइम है कि आप अपने गियर्स को चेंज करके प्रीलिम्स मोड में आ जाएं और अपनी प्रिपरेशन को ट्रैक पर रखने के लिए डिसिप्लिन तरीके से एमसीक्यू प्रैक्टिस करना शुरू करें। और दोस्तों हमारी इन क्लासेस का मोटिव यही है कि आप लोगों को लाइव क्विज प्रैक्टिस कराए जाएं ऑफ यूपीएससी लेवल। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आप इस एग्जामिनेशन को हमारी जो क्लास है इसको लाइव क्विज के रूप में फॉलो कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको स्टडी IQ की ऐप को डाउनलोड करना है। यहां पर आपके सामने स्टडी IQ की ऐप है और दोस्तों ये स्टडी IQ की ऐप का होम पेज आपको दिखाई देता है, जिसमें आपको नीचे फीड में जाना है। ये फीड है, आपको अगर दिखाऊं नीचे यहाँ पे आपको दिखती है फीड, इसको क्लिक करना है इस वाले पार्ट को और उसके बाद स्क्रॉल करके आपको आना है क्विजेस में और आज का जो क्विज है उस पर क्लिक करना है एंड स्टार्ट नाउ कर देना है। जैसे ही आप स्टार्ट नाउ करेंगे वैसे ही मेरे प्यारे बच्चों आपको ऑप्शंस आएंगे कि कितनी नेगेटिव मार्किंग है और पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको यहां पर मिल जाएगी। एज यू कैन सी, आप इसको देख यहां पर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये है दोस्तों, हमारी स्टडी IQ की ऐप में और भी दूसरे कोर्सेज हैं, बुक्स हैं जिनको आप यहां से ले सकते हैं। जस्ट यूज द कोड RT Live। आपको सिर्फ और सिर्फ यूज करना है कोड, जी हाँ दोस्तों, RT Live का। अच्छा दोस्तों, इसके साथ साथ ये जो ऐप है इसके अंदर मैं इसको बीच बीच में आपको दिखाता रहूंगा सो दैट आपको पता चलता रहे कि हम किस तरह से ये कर रहे हैं। सेकेंडली दोस्तों, क्योंकि ऐप के अंदर क्वेश्चंस बहुत छोटे लिखे हुए आ रहे हैं, इसीलिए आपको मेरे पीछे जो पीपीटी है उसके अंदर भी क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है कि आप इस क्लास को लाइक करें, क्योंकि अगर आप इस क्लास को लाइक करते हैं तो इट इज वेरी गुड फॉर आवर मोटिवेशन और हमें भी ये बात पता चलती है कि आपको इस तरह का यूपीएससी एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट चाहिए। एंड गाइस हेंस टारगेट करते हैं इस वीडियो पर 500 लाइक्स के। तो गाइस प्लीज डू गिव दिस वीडियो अ लाइक। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं यहां पर इस ऐप को हाइड कर देता हूं, लेकिन हाइड करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि आपको किस तरह से अप्रोच करना है इस क्वेश्चन को। तो आपको स्टार्ट कर देना है। जैसे आप स्टार्ट करेंगे वैसे ही फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां पर आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां पर आ जाएगा गाइस, एज यू कैन सी। तो मैं भी यहां पर थोड़ा सा साइड हो जाता हूं दोस्तों सो दैट आपको क्वेश्चंस को सही से दिखा सकूं। फाइन। अच्छा, तो अब आपके सामने पीपीटी है जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है ये। तो क्वेश्चन नंबर 1 बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट माइक्रो फाइनेंस। तो माइक्रो क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय बैंक्स टू इंडिविजुअल इज रेकॉर्ड एज पार्ट ऑफ देयर PSL, यानी कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। देखिए पहली चीज तो ये समझते हैं कि व्हाट इज PSL, यानी कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग होता क्या है। देखिए गवर्नमेंट और RBI जिन सेक्टर्स को इंपॉर्टेंट समझती है, अगर उन सेक्टर्स को बैंक लोन्स देते हैं तो दैट इज दी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। यानी कि आप ऐसे सेक्टर्स जो गवर्नमेंट एंड RBI के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, स्मॉल इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा को लोन देते हैं, तो दैट इज PSL। एंड जी हाँ दोस्तों, ऐसे इंडिविजुअल, दैट द स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। ठीक है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। सेकंड थिंग, RBI has prescribed a particular model to the banks to provide microfinance। गाइस ये चीज नॉट राइट। हर एक बैंक अपने हिसाब से माइक्रो फाइनेंस के लिए चाहे एग्रीकल्चर को ज्यादा दे, हाँ देयर इज अ परसेंटेज ऑफ कोर्स दैट इज डिफाइंड बाय RBI, बट एक पर्टिकुलर मॉडल यहां पर नहीं है। फाइन, हेंस स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग, आंसर इज A। सो बेसिकली व्हाट इज माइक्रोफाइनेंस? माइक्रोफाइनेंस इज दैट सेक्टर, वो सेक्टर है दोस्तों जिसको नॉर्मली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लोन नहीं देंगे। देखिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी बैंक्स या फिर आपकी NBFCs उन्हीं सेक्टर्स को लोन देंगे जो प्रॉफिटेबल है, जो बहुत ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करते हैं, बिजनेस जनरेट करते हैं। हेंस इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। हेंस गाइस इस क्वेश्चन का आंसर A हो जाता है। आपको आना है अपनी ऐप के अंदर, ये आपके सामने आपकी ऐप है और ऐप के अंदर क्लिक करना है A पर, सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, इसको वापस से छुपा देते हैं एज यू कैन सी। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, देखिए अगर आपको प्रॉब्लम होती है, देखिए आपको पढ़ने में मजा आता है, लेकिन आपको ये प्रॉब्लम हमेशा से रहती है कि भाई डिसिप्लिन तरीके से हम टेस्ट नहीं दे पाते सर, एग्जाम से पहले हम MCQ प्रैक्टिस नहीं कर पाते सर एग्जामिनेशन के लिए हम पढ़ तो सकते हैं पर MCQ प्रैक्टिस करने के लिए हम प्रॉपर नहीं निकाल पाते टाइम, तो हम क्या करें।
दोस्तों इसके लिए सबसे अच्छा सोल्यूशन है डीबीटी यानी कि डिसिप्लिन बेस्ड टेस्ट सीरीज। डेली बेसिस पर आपको 50 एमसीक्यूज इस टेस्ट सीरीज में मिलने वाले हैं और हमने पहले से ही आपके लिए कोर्स को बताया हुआ है कि भाई आज लक्ष्मीकांत के इन चैप्टर्स में से, रमेश सिंह के इन चैप्टर्स में से, स्टडी आईक्यू की ज्योग्राफी की बुक के इन चैप्टर्स में से एमसीक्यूज आएंगे, तो आप उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लें और उसके बाद टेस्ट के लिए अपीयर हो जाएं। तो इस तरीके से आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है, जी हाँ, फॉर दी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। दोस्तों अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने खुद अपनी प्रिपरेशन में, उस टाइम पर ऑफ कोर्स स्टडी आईक्यू नहीं था, बट उस टाइम पर जो ऑफलाइन मेरे पास ऑप्शंस थे वहां पर मैंने इसी तरह के टेस्ट दिए हैं डेली सुबह उठकर जाकर। इससे होता यह है कि रूटीन क्रिएट हो जाता है। तो गाइज यू कैन ज्वाइन डीबीटी डिसिप्लिन बेस्ड टेस्ट ओनली एट दिस प्राइस एंड यू कैन यूज माय कोड RT Live फॉर ज्वाइनिंग दिस टेस्ट सीरीज। यूज द कोड RT Live। दोस्तों इस टेस्ट सीरीज के साथ साथ अगर आप सिलेबस को भी कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप SIP ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो SIP के बैचेस हैं वो डीबीटी के बैचेस के साथ इन सिंक चलते हैं, यानी कि जो चीज आपने SIP में पढ़ी उसके बाद आपने जाकर टेस्ट दे दिया उसका डीबीटी में, तो ये बहुत ही अच्छा एक कॉम्बो बन सकता है आपके लिए अगर आप प्रीलिम्स के लिए टोटली रेडी होना चाहते हैं तो। सो इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट गाइज फॉर यू टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस थिंग। अच्छा जी, वेरी गुड, ऑसम, ग्रेट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आते हैं। लेट्स लुक एट दी क्वेश्चन नंबर 2। तो आपके सामने दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 बात करता है एट consider the following statement related to the continental shelf. The depth of sea water over the continental shelves can range between a few kilometers to more than 100 kilometers. तो वो कह रहा है कि 100 किलोमीटर गहरा उसके ऊपर पानी है। The continental shelves are rich source of fishes and minerals. A substantial amount of petroleum as well as natural gas is obtained from these shelves. तो देखिए, ओशन के अंदर जो कॉन्टिनेंट की एक्सटेंशन है उसी को आप कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस इमेज में देखें तो ये जो पार्ट है ये ओशन की ही ओशन जो है ये कॉन्टिनेंट की एक्सटेंशन है, दिस इज द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ में जो पानी है वो बहुत ही उथला होता है, दैट इज इट इज क्वाइट शैलो। यहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है कि द वाटर इन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ गाइस, कुछ किलोमीटर से 100 किलोमीटर गहरा पानी। यार पूरे वर्ल्ड का डीपेस्ट पॉइंट इज द चैलेंजर डीप। चैलेंजर डीप सिर्फ 10 किलोमीटर्स डीप है, अबाउट 10 किलोमीटर्स डीप है। सो हाउ इट कैन बी ट्रू? सो स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। हाँ, स्टेटमेंट 1 इज राइट, क्योंकि कॉन्टिनेंटल शेल्फ बहुत ही शैलो होती है गाइस, इसीलिए यहां पर प्रॉपर लाइट आती है, सनलाइट। इसकी वजह से आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ में कोरल रीफ्स देखने को मिलते हैं, सी ग्रासेस देखने को मिलती हैं, ठीक है, मैनग्रूव्स देखने को मिलते हैं इन्हीं एरियाज में, एंड हेंस यहाँ की इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई रहती है। इसके अलावा दोस्तों बॉम्बे हाई, जहां पर इंडिया का अबाउट 39% पेट्रोलियम हमें बॉम्बे हाई से मिलता है। 39% of India's own generated petroleum is coming from Bombay High and the west coast basically of India. तो यस गाइस, शेल्फ पर आपको बहुत सारे तेल के और गैस के कुएं मिलते हैं, और इसी तरह से अबाउट 39% जो इंडिया की गैस है वो इंडिया के ईस्ट कोस्ट पे से आती है, माय डियर फ्रेंड्स, नेचुरल गैस। हेंस स्टेटमेंट 2 इज राइट, आंसर शुड बी बी। हेंस आपको बी क्लिक करना है, अपनी ऐप में आप जाएंगे, इन योर ऐप गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल क्लिक बी, सेव कर देंगे एंड नेक्स्ट कर देंगे। आपके सामने एक और क्वेश्चन प्रस्तुत है। चलिए तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बात करता है विद रेफरेंस टू द एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन consider the following statement. The Commission on Sustainable Development was established in December 1992 by General Assembly resolution. It is a functional commission of ECOSOC. Yes, ये देखो दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर परफेक्टली ट्रू हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में थोड़ी सी स्टोरी बताई थी कि किस तरह से गाइस 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में होता है अर्थ समिट, जिसको कहा जाता है यूनाइटेड नेशंस UNC कॉन्फ्रेंस ऑन ED एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED।
और यूएनसीईडी के 3 मेजर आउटकम्स होते हैं। यूएनएफसीसीसी यानी कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनसीबीडी यानी कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, एंड थर्डली यूएनसीसीडी यानी कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। इसके अलावा रियो डिक्लेरेशन भी वहां पर रहती है, फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स भी वहां पर रहते हैं, है ना, और एक और एग्रीमेंट वहां पर होता है। पर ये 3 मेजर एग्रीमेंट्स जो थे वो वहां पर क्रिएट होते हैं। और दोस्तों इन एग्रीमेंट्स को, इस कॉन्फ्रेंस के आउटकम को मॉनिटर करने के लिए यानी कि फ्यूचर में कैसे डेवलप होते हैं, दिस कमीशन यानी कि यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट CSD was created, and this looks after the outcomes of UNCED. तो hence guys ये बिल्कुल परफेक्ट स्टेटमेंट है। और UNCSD इट कम्स अंडर UN ECOSOC। देखिए यूनाइटेड नेशंस की 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, आपको पता होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इज वन ऑफ देम। देखो यूएन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स, पहला तो यूएन सेक्रेटरीट है जिसके हेड आज के टाइम पे एंटोनियो ग्यूटेरेस हैं, ये डे टू डे फंक्शनिंग देखती है यूएन की। इसके अलावा यूएनजीए है, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। क्या है दोस्तों? यूएनजीए यानी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, जो कि पार्लियामेंट की तरह है बेसिकली। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल इकोसॉक है, एंड लास्टली ट्रस्टीशिप काउंसिल है जो कि आज के टाइम पे डिफंक्ट है। इसका कन्वेंशन, इसकी मीटिंग नहीं हुई है आई थिंक 1992 से। तो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स में से यूएनसीएसडी आती है इकोसॉक के तहत, ये बात आपको याद रखनी है। यूएन की कोई भी बॉडी अगर आपने देखी हो, यूएनईपी हो गया, ठीक है, WEF दिस फंड फॉर चाइल्ड हो गया, ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ यूएन विल कम अंडर आइदर ऑफ दीज बॉडीज, ठीक है। तो यार ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन था आप लोगों के सामने, आई होप कि आपने इसको भी अच्छे से गाइस किया होगा। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर सी है। आप अपनी ऐप में जाकर इसको सी मार्क कर सकते हैं। आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा ये PYQ है 2023 का। यस माय डियर फ्रेंड्स, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्व करते हैं। कुछ ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, लास्ट ईयर ज्योग्राफी बहुत ही ज्यादा आई थी दोस्तों, यू नो दिस थिंग। तो आइए गाइस लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज अमरकंटक हिल्स आर एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विंध्यास एंड शियाद्रीज। ये ऐसा क्वेश्चन है उन बच्चों के लिए जिन्होंने ढंग से रिवीजन नहीं किया। देखिए विंध्यास और सतपुराज के कॉन्फ्लुएंस पर अमरकंटक लोकेटेड है, हेंस ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। मैं आपको मैप में भी दिखाता हूं। तो गाइस यहां पर अगर आप देखते हैं तो ये आपको विंध्यास दिखते हैं, ये देखिए ये रहे विंध्यास, और यहां पर आपको सतपुराज दिखते हैं, ये देखिए ये रहे, और यहां कहीं पर, इधर कहीं पर आपको मैकाल हिल्स देखने को मिलते हैं, और मैकाल हिल्स का ही पार्ट है अमरकंटक प्लेट्यू जहां से नर्मदा रिवर भी निकलती है, साथ ही सोन रिवर भी इसी के आसपास से निकलती है। हेंस गाइस दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। Next, Bilirangan Hills constitute the easternmost part of Satpura's range. Not Satpuras, but Shiadris. शियाद्री का भी पार्ट नहीं है, जो बिलिरंगा हिल्स हैं, दे आर दी वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स। अभी आपको मैप में दिखा देते हैं। देखिएगा इस आपने सभी ने सुना होगा कि वेस्टर्न घाट्स ये हैं, और वेस्टर्न घाट्स के अलावा यहां पर आपको ये टुकड़ों टुकड़ों में ईस्टर्न घाट्स दिखाई देते हैं, है ना। तो ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स यहां पर एक दूसरे के साथ मर्ज होते हैं। तो जहां पर ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स मर्ज होते हैं वो एरिया है वेस्टर्न घाट्स के नीलगिरी, मर्ज होते हैं ईस्टर्न घाट्स के बिल्ली रंगा हिल्स के साथ। कर्नाटका के आसपास की जगह, आपको कर्नाटका तमिलनाडु का बॉर्डर है, वहां पर ये जगह है जहां पर ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स मर्ज होते हैं थ्रू नीलगिरीज एंड बिलीरंगा हिल्स। हेंस नीलगिरीज आर पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड बिलीरंगा हिल्स आर पार्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स माय डियर फ्रेंड्स, एंड हेंस ये स्टेटमेंट भी आप लोगों के लिए
गलत हो जाती है। थर्ड स्टेटमेंट है सेशलम या शेषाचलम हिल्स कॉन्स्टिट्यूट द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स। नहीं, देखिए ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जो ईस्टर्न घाट्स हैं वो एक कॉन्टिन्यूअस रेंज नहीं है। जो ईस्टर्न घाट्स हैं दे आर ब्रोकन इनटू मेनी पीसेस। अगर मैं बात करूं, उड़ीसा के घरजात हिल्स हैं, वो ईस्टर्न घाट्स का हिस्सा हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो घरजात हिल्स हैं वो छोटा नागपुर प्लेट्यू की ही साउथवर्ड एक्सटेंशन है, लेकिन आपके बुक्स में घरजात हिल्स को ईस्टर्न घाट्स का हिस्सा बताया गया है। घरजात हिल्स के बाद आपके आते हैं यहां पर नदन सिरकार हिल्स। ये आपके नदन सिरकार्स हैं जो कि उड़ीसा से लेकर आंध्र प्रदेश में एक्सटेंड होते हैं दोस्तों। फिर नालमल्ला हिल्स यहां पर आपको देखने को मिलते हैं, ये रहे। और यहां आपको ये वाले जो हिल्स दिखते हैं ये आपके शेषाचलम हिल्स हैं दोस्तों, जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर पड़ते हैं। आपने पुष्पा मूवी भी देखी होगी, उसमें शेषाचलम हिल्स की ही बात की गई है जहां पर रेड सैंडर्स उगते हैं। दोस्तों ये एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, इसको ऑफ कोर्स अभी यूनेस्को की रिकॉग्निशन नहीं मिली है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ नॉट दिस द मोस्ट पार्ट, दे आर पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स। हेंस नन ऑफ द अबव इज करेक्ट, आंसर शुड बी डी। आंसर क्या होना चाहिए आपका? डी होना चाहिए आंसर, योर आंसर शुड बी डी। अच्छा जी, वेरी गुड, ऑसम, ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फाइनेंशियल इमरजेंसी। देखिए तीन तरह की इमरजेंसी होती है, आपको पता ही है। एक नेशनल इमरजेंसी होती है आर्टिकल 352, उसके बाद कई प्रेसिडेंट रूल होता है यानी कि स्टेट इमरजेंसी। आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 365 दो तरह से वो लग सकती है। एंड लास्टली होती है गाइस व्हाट, फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो आर्टिकल 360 के तहत लगती है, तो इसीलिए इट इज रॉन्ग। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी के अंदर कोई भी फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं होता है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जी हाँ दोस्तों, फाइनेंशियल इमरजेंसी को इट कैन बी एप्लीकेबल थ्रू प्रेसिडेंट इसको अप्लाई करते हैं, बट आपको पार्लियामेंट्री अप्रूवल लेनी पड़ती है। इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट टू टेक पार्लियामेंट्री अप्रूवल बिफोर अ फाइनेंशियल इमरजेंसी इज इम्पोज्ड। और फाइनेंशियल इमरजेंसी में सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर प्रेसिडेंट स्टेट्स को, इवन कोर्ट्स को डायरेक्ट कर सकते हैं to reduce the salaries and allowances of government officers plus the courts, even high courts and district courts. So ये statement ठीक है टू, आंसर इसका होना चाहिए बी। आंसर क्या होना चाहिए गाइस? आंसर शुड बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सिक्स्थ। फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया was published in 1960 in English by an officer of East India Company। देखिए फर्स्ट न्यूज़पेपर 1780 में पब्लिश किया गया था, इसका नाम था बंगाल गैजेट। और आप लोग मुझे बताएंगे कि ये न्यूज़पेपर किसने पब्लिश किया था। कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा हु वाज द पर्सन हु पब्लिश्ड दिस न्यूज़पेपर बंगाल गैजेट। इन 1821 1821 बाल गंगाधर तिलक यानी कि लोकमान्य तिलक बिगेन टू पब्लिश द न्यूज़पेपर समाचार कौमुदी इन बंगाली। देखो ये स्टेटमेंट बहुत ही इलॉजिकल है, इसमें तीन गलतियां मुझे दिखती हैं। पहली चीज, बाल गंगाधर तिलक वाज नॉट बंगाली, ही वाज मराठी, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है पहली उस पर। दूसरी चीज, समाचार कौमुदी जो न्यूज़पेपर है उसको लॉन्च किया था राजा राम मोहन रॉय ने, राजा राम मोहन रॉय ने, तो यहां भी गलत हो जाता है। और तीसरी लॉजिकल चीज, अरे 1821 1821 में कहां थे बाल गंगाधर तिलक? उस टाइम पे तो पैदा भी नहीं हुए होंगे। जब उनकी डेथ 1919 में हुई है दोस्तों, कांग्रेस के जो सेशन चल रहा था, इन्होंने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है पार्टीशन ऑफ बंगाल के दौरान, जो हमारा हुआ था रेवोल्यूशन, उसके टाइम पे रिवोल्ट हुआ था। तो गाइज ही प्लेड अ वेरी प्रोमिनेंट रोल इन अर्ली 1900s। 1821 में ही वाज नॉट देयर, हेंस बोथ ऑफ द स्टेटमेंट आर इज रॉन्ग एंड हेंस गाइज द आंसर शुड बी डी। तो ये स्टेटमेंट सेकंड तो यार अगर आपने राइट करी है तो आपको हिस्ट्री पढ़ने की भाई जरूरत बहुत ज्यादा पड़ेगी, बहुत ज्यादा पड़ेगी, उसके बिना काम नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा
नेक्स्ट आ जाते हैं एसिड रेन, एनवायरमेंट इकोलॉजी अगेन। एसिड रेन रेफर्स टू एनी फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन कंटेनिंग सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड। जी हाँ दोस्तों, कोल बर्निंग से SO2 निकलता है एंड वो SO2 पानी के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बना सकता है। डीजल एग्जॉस्ट नाइट्रस ऑक्साइड्स क्रिएट कर सकते हैं एंड हेंस गाइस द स्टेटमेंट नंबर 1 इज एब्सोल्युटली ट्रू। कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगती इसमें। जब एसिड रेन होती है तो एसिड रेन की वजह से लेक्स में, नदियों में जो पीएच है वो इंक्रीज कर जाता है। देखिए, अगर आप पीएच स्केल को जानते हैं तो 7 से नीचे एसिडिक है, यानी कि नंबर जितना छोटा होगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा। तो वाटर इज न्यूट्रल। एसिड रेन के बाद पीएच रिड्यूसेस टू एसिडिक। ठीक है, इस तरफ बेसिक है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। आंसर शुड बी ए। व्हाट गाइस, आंसर शुड बी ए, आंसर शुड बी ए। आंसर आपका ए होना चाहिए जी। अच्छा, वेरी गुड, ग्रेट, ऑसम। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर, और ये भी PYQ है लास्ट ईयर का, एंड देखते हैं इसको कौन राइट देता है आंसर इसका। आइए बात करते हैं दोस्तों, लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, इन अ सेस्मोग्राफ P waves are recorded earlier than S waves। देखिए, जब हम यहां पर अर्थक्वेक्स की बात करते हैं, सिस्मिक वेव्स की बात करते हैं, तो सिस्मिक वेव्स दो तरह की होती हैं। द फर्स्ट आर योर बॉडी वेव्स, जो कि अर्थ के अंदर भी होती हैं और सरफेस पर भी होती हैं। एंड सेकेंड गाइज इज योर सरफेस वेव्स। सरफेस पे ये रहती हैं सिर्फ। बॉडी वेव्स दो तरह की होती हैं। द फर्स्ट इज द पी और द प्राइमरी वेव्स। जो प्राइमरी वेव्स हैं, दे आर कॉल्ड एज प्राइमरी बिकॉज दे आर द फास्टेस्ट एंड द फर्स्ट टू रीच ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। इसलिए जब आप सेस्मोग्राफ देखते हैं तो कुछ इस तरह का वो दिखता है, तो उसमें सबसे पहले जो रजिस्टर होती है दैट इज द पी वेव। उसके बाद आती हैं सेकेंडरी वेव्स, यानी कि एस वेव्स, एंड दे आर द सेकेंड फास्टेस्ट एंड हेंस दीज आर द एस वेव। तो ये एब्सोल्युटली करेक्ट है दोस्तों, इसमें कोई प्रॉब्लम मुझे लगती नहीं है फर्स्ट स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट नंबर 1 इज एब्सोल्युटली ट्रू, देयर इज नो इश्यूज इन स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 थोड़ी सी पेचीदा है, और अगर आपने अपनी थोड़ी सी लॉजिक यूज की होगी एग्जाम में तो आप इसको भी ठीक कर सकते थे। इन पी वेव्स द इंडिविजुअल पार्टिकल्स वाइब्रेट टू एंड फ्रो इन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, whereas in S wave particles vibrate up and down at right angles। देखिए, ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है बेसिकली। अब यहां पर इशू ये है कि एनसीईआरटी में टू एंड फ्रो नहीं लिखा, एनसीईआरटी में लिखा है इट वाइब्रेट्स पैरेलली। दोनों का मतलब सेम है। अगर आपको यहां पर थोड़ा सा लॉजिक लगाते, क्योंकि देखो आपके एग्जामिनेशन हॉल में आपके पास क्वेश्चन हिंदी में भी होता है और इंग्लिश में भी होता है, इंग्लिश प्लस हिंदी में वो क्वेश्चन रहता है। तो गाइस, जब क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहता है तो आपको टू एंड फ्रो का मीनिंग समझ नहीं आ रहा तो आप हिंदी की ट्रांसलेशन पढ़ लेते तो आपको एक क्वेश्चन ठीक हो जाता। ठीक है, तो देखो मैं आपको बताता हूं, जब हम पी वेव की बात करते हैं बेसिकली, तो मान लीजिए ये मॉलिक्यूल्स है और मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस है ना, मैं उसको थोड़ा सा एग्जेजरेट कर देता हूं, बढ़ा देता हूं, सो दैट गाइज हम इस डिस्टेंस को ना थोड़ा सा एग्जेजरेट करके मूवमेंट जो होती है बेसिकली उसको देख सकें, मूवमेंट को देख सकें। तो देखो, ये एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल, तीन मॉलिक्यूल, चार मॉलिक्यूल, पांच मॉलिक्यूल, ये आपके सामने यहां पर आ गए हैं। गॉट इट। अब एस वेव के लिए इसको ही कॉपी कर लेते हैं और इसी के ऊपर हम देख लेंगे। आइए, तो ये पी वेव है, ये एस वेव है, दोनों ही वेव लेट से इस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। प्रोपगेशन डायरेक्शन ये है। जो पी वेव है वहां पर ईच मॉलिक्यूल पहले ये वाइब्रेट करेगा टू एंड फ्रो, आगे पीछे लाइक दिस, फिर ये मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेगा लाइक दिस, फिर ये मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेगा। ये ध्यान दीजिएगा, जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल स्लोली स्लोली कम होती जा रही है। फिर ये और फिर ये। तो दिस इज पैरेलल। तो वाइब्रेशन पैरेलल है प्रोपगेशन के, यानी कि टू एंड फ्रो मोशन है मॉलिक्यूल्स का। वहीं एस वेव के केस में मॉलिक्यूल पहला ऐसे वाइब्रेट करेगा ऊपर नीचे, दूसरा मॉलिक्यूल भी ऊपर नीचे ऐसे वाइब्रेट करेगा, तीसरा मॉलिक्यूल भी ऊपर नीचे ऐसे वाइब्रेट करेगा, देन दिस
एंड देन दिस। तो यहां पर आप देख सकते हैं इट इज एट अ 90 डिग्री एंगल, जिसको आप ट्रांसवर्स भी बोलते हैं, और एनसीईआरटी में ट्रांसवर्स वर्ड का यूज किया गया है। फाइन, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल परफेक्ट है, देयर इज नो सच इश्यूज इन दिस, एंड हेंस गाइस मेरे हिसाब से इसका आंसर सी होना चाहिए, बोथ 1 एंड 2। बोथ 1 एंड 2 इज द आंसर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। अगेन ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, क्योंकि पिछली बार दिस इज अ पीवाईक्यू ऑफ 2023। झेलम रिवर पासेस थ्रू वुलर लेक। आइए देख लेते हैं दोस्तों। यहां पर आपको दिखता है पूरा मैप, इंडिया का फिजिकल मैप। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको यहां पर दिखाऊं अगर, तो आपको यहां दिखाई देगा झेलम रिवर। तो देखिए ये है झेलम रिवर, जो यहां से शुरू होती है, ये देख सकते हैं, और यहां पर आपको वुलर लेक दिखती है, जिसमें ये जाकर गिरती है। इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक भी है वुलर लेक। तो स्टेटमेंट बने मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखती। उसके बाद ये झेलम रिवर गोज इनटू पाकिस्तान टू मीट रिवर चेनाब, ठीक है ना। तो गाइस इसीलिए स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली राइट। द स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली राइट, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली राइट। और स्टेटमेंट क्या कह रही थी आपकी से? स्टेटमेंट कह रही थी, यस सही है, कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स इनटू कुल्लेरू लेक। कुल्लेरू लेक, देखिए ये गलत स्टेटमेंट है। जो कुल्लेरू लेक है बेसिकली, मैं आपको दिखा देता हूं, इज बिटवीन द कृष्णा एंड यहां पे कहीं है कावेरी। तो ये स्टेटमेंट इसलिए कहीं गलत है, टोटली रॉन्ग है। तो आप क्लियरली यहां पर स्टेटमेंट नंबर 2 को रॉन्ग मार्क कर सकते हैं। मियांडरिंग ऑफ गंडक रिवर फॉर्म्स कंवर लेक। देखिए देयर इज अ रिवर नोन एज बूढ़ी गंडक, and Budi Gandak is a tributary of Kosi river, not Gandak river। वो गंडक रिवर की नहीं बल्कि कोसी की ट्रिब्यूटरी है। हेंस कंवर लेक इज अ रामसार साइट, कुलेरू लेक इज अ रामसार साइट, वुलर लेक इज अ रामसार साइट। तो रामसार साइट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है यार। 1 and 3 is absolutely right guys, answer should be what? अच्छा ये रॉन्ग हो गया ना, बूढ़ी गंडक है, नॉट गंडक। तो 1 is right, only 1, आंसर इज ए। आंसर क्या होता है दोस्तों? ए हो जाता है, ठीक है। सो गाइज विद दैट थिंग इन माइंड, दिस इज व्हाट इट इज। आप सभी से मेरी अगेन दरख्वास्त ये है कि अगर आप लोग यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो गाइज आपके लिए डीबीटी यानी कि डिसिप्लिन बेस्ड टेस्ट सीरीज एक बहुत ही अच्छा मौका है। इस डिसिप्लिन बेस्ड टेस्ट सीरीज के थ्रू आप लोग डिसिप्लिन तरीके से टेस्ट सीरीज को दे सकेंगे। यहां पर आपको यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे और पूरा सिलेबस गाइस कवर होगा। यहां पर आपको क्वेश्चन के डिस्कशंस भी मिलेंगे। और दोस्तों एसआईपी बैच अगर आप साथ में ज्वाइन करते हैं डीबीटी के साथ साथ, तो आप एसआईपी के बैच की क्लासेस के साथ साथ डीबीटी को सिंक कर सकेंगे। यूज द कोड RTLive माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। सो यू कैन डू दैट, यूज द कोड RTLive टू एनरोल इन। तो गाइस बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, एंड अगर आपको क्लास अच्छी लगी प्लीज गाइस डू लाइक द क्लास। क्यों? बिकॉज गाइस आप लोग जब लाइक करते हैं क्लास को, तो वी नो दैट वी नीड टू क्रिएट मोर सच ऑसम कंटेंट फॉर यू। यूपीएससी रेलिवेंट, एग्जाम रेलिवेंट कंटेंट अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो को वायरल करा दीजिए, मेक इट गो वायरल, ठीक है। इट्स अप टू यू, आप कितना इसको लाइक करते हैं। तो गाइस आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। विद दैट थिंग इन माइंड, लेट्स एंड आवर सेशन हियर ओनली, एंड आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।